अभी तो इस मुल्क को और 100-200 साल गुलाम होना चाहिए। अगर ये देश इतना सड़गल गया है, इतना नपुंसक हो गया है, तो फिर इसकी आज़ादी का क्या मतलब है कि जिस तरह से पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया गया, वो पूरी दुनिया को बता दिया गया कि ये मुल्क सिर्फ हिंदुओं का मुल्क है, इसमें हिंदू ही नंबर 1 का शहरी बनकर रह सकता है, बाकी लोगों को यानी माइनॉरिटीज को हिंदुओं के रहमो करम पर रहना होगा, उनकी सदिक्षा पर रहना होगा और उन्हें अपने विशेष अधिकार तो मांगने बिल्कुल बंद ही कर देने चाहिए। ये आज खतरे हैं कि मुसलमानों के अंदर, दलितों के अंदर ऐसी दहशत पैदा कर दो कि इनको कैमरे पे मार करके पूरे देश को और दुनिया को दिखाओ कि हम इस तरह से मार सकते हैं। रकबर खान जो राजस्थान में मारा गया, उसको मारने वाले ने उसकी वीडियो फिल्म बना करके उसको सोशल मीडिया पर वायरल। गुजरात में दलितों की खाल खींची गई, कोड़े मारे गए, पोल से बांध करके पूरी दुनिया को दिखाया गया कि देखो, अगर तुम अपने अधिकार मांगोगे तो हम ये काम करेंगे। तथा कथित धर्म संसद होती हैं इस देश में, वो सीधे सीधे कहती हैं मुसलमानों का कत्लेआम किया जाएगा, जिनोसाइड किया जाएगा, नरसंहार किया जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि 2024 में हालात कुछ बदलने वाले, क्योंकि पिछले 9-10 सालों का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है वो ये है कि इस मुल्क को डिफैक्टो हिंदू राष्ट्र बना दिया गया है। डी जूरे ना बनाया गया हो, इस पर आप बहस कर सकते हैं, लेकिन शायद उसकी जरूरत उन्हें नहीं है, क्योंकि इस मौजूदा सिस्टम में ही उनको इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने से कोई रोक नहीं रहा। कई टीवी डिबेट्स में जब मैंने ये सवाल किया कि बीजेपी के राज्यसभा और लोकसभा में कुल मिलाकर 400 से ज्यादा एमपी हैं, उनमें एक मुसलमान नहीं है, उनमें एक ईसाई नहीं है और एक गलती से शायद मध्य प्रदेश से एक सिख आ गया है, तो क्या इसे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी माना जाए? क्या हम इसे इंक्लूसिव डेमोक्रेसी कह सकते हैं? क्या ये वही लोकतंत्र है जिसका ख्वाब हमारे पुरखों ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, मौलाना आजाद ने देखा था और जिसका वायदा किया था कि पाकिस्तान बन जाने के बावजूद हम इस मुल्क को एक दूसरा पाकिस्तान नहीं बनने देंगे? मुसलमान अपने हिस्से का पाकिस्तान ले चुके थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक लाइन का रेजोल्यूशन लाने की जरूरत थी और शायद उसका कोई ज्यादा विरोध भी नहीं करता कि ये मुल्क हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जो आज ब्लेटेंट कम्युनल एजेंडा चलाया जा रहा है वो चलाया जाएगा। सांप्रदायिक हिंसा जो 2-3 महीने तक चली गुजरात में और जिसमें सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1000 लोग और गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2000 लोग जिंदा जलाकर मार डाले गए, ऐसा काम इमरजेंसी में नहीं। इमरजेंसी में ये भी नहीं हुआ जो पिछले 3 महीने से हमारा मणिपुर जल रहा है। इमरजेंसी में ये भी नहीं हुआ कि एनआरसी और सीएए ला करके ये बताया जाए कि कौन इस मुल्क में नंबर 1 का शहरी होगा, कौन नंबर 2 का। हम तो समझते थे कि सिखों को रोटी बेटी का रिश्ता बताया जाता है, लेकिन हमने किसान आंदोलन में ये भी देख लिया कि वो सिख जो इस मुल्क की आजादी की लड़ाई में भी लड़े, जो सिख इस मुल्क की रक्षाओं की सीमाओं की रक्षा करने में भी आज भी लगे हुए हैं, उन्हें पाकिस्तानी, खालिस्तानी और जने क्या क्या ना बताया गया। उनको भी ये मैसेज दे दिया गया कि तुम भी अगर अपने आप को माइनॉरिटी कहोगे तो मुसलमान, ईसाइयों और दलित और आदिवासियों के पीछे बैठो। ये एक रियलिटी है। माफ कीजिएगा, आपको मेरी बात बुरी लग सकती है और मैं उसके लिए माजरत ख्वाह हूं, लेकिन आज सच्चाई यही। तो सवाल ये है कि इस हालात में, इन हालात में हम इमरजेंसी को कोसें, इमरजेंसी को याद रखें या मौजूदा हालात के बारे में जिक्र। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया नहीं जाएगा ये मुसलमानों को एक डराने धमकाने के लिए और इसके नाम पर हिंदू ध्रुवीकरण करने के लिए और सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि वो संभव ही नहीं है इस मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना, इस तरह की चीजें। और दूसरा सबसे बड़ा, तो माफ कीजिएगा, बेनिफिशियरी जो है वो अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली है, उसे खत्म किया जाएगा क्या उस प्रपोज यूसीसी? लाओ भाई, अगर संविधान में इस बात को कहा गया है तो इस पे 5-10 साल डिबेट हो जाए, आपका ड्राफ्ट क्या है, आपका प्रपोजल क्या है, उस पर कंसेंसस तो बने। लेकिन वो मकसद नहीं है। अभी जब चुनावों में साल भर से भी कम का वक्त रह गया है, इसलिए माहौल बनाया जा रहा है ताकि पोलराइजेशन, क्योंकि एक ही चीज है जो नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को सत्ता दिला सकती है, वो है ब्लेटेंट कम्युनल एजेंडा। माफ कीजिएगा अगर मैंने वक्त ज्यादा ले लिया हो, लेकिन मैं यहाँ आज आप सब लोगों के सामने ये कबूल कर रहा हूँ, इसका एतराफ कर रहा हूँ, कन्फेस कर रहा हूँ कि अब जिस मुल्क को मैं बहुत पसंद करता रहा हूँ और करता हूँ और जो बहुत ही अजीज है, अगर मुझे 100 ऑफर भी हो पाकिस्तान या किसी और मुल्क में जाने के तो शायद मैं ना जाऊं, लेकिन इस मुल्क में अब अपने आप को मैं नंबर 1 का शहरी नहीं समझ पाता, क्योंकि सुबह शाम मुझे बहैसियत मुसलमान ये जलील किया जाता है, ये बताया जाता है कि तुम सर झुका करके रहो, चुपचाप एक तरफ पड़े रहो, किसी तरह के अधिकारों की बात मत करो।
एक बार हल्के फुल्के अंदाज में पार्लियामेंट में खड़े हुए, अरुण जेटली साहब अब वो जिंदा नहीं हो रहा था, भाई मुसलमान इस मुल्क में हिस्सेदारी क्यों मांगता है, राजनीतिक हिस्सेदारी क्यों मांग, उनको सब कुछ मिला हुआ है, धार्मिक आजादी है, वो अपना चुपचाप खामोशी से पड़े रहे, वो क्यों इसमें टांग अड़ाते हैं, वो क्यों ये दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ मिलकर के बीजेपी को हराने का एजेंडे में शामिल होते हैं। ये करेंगे तो बीजेपी के पास फिर कोई चारा नहीं रह जाएगा कि वो उनको सबक सिखाए, और आज यही हो रहा है। लेकिन बस खुदारा मैं एक ही विनती करता हूं कि अगर आप सब लोग इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं तो इस मुल्क को बचा लीजिए। ये मुल्क इस वक्त एक ज्वालामुखी के दहाने पर बैठा हुआ है कि 1946 में जब मौलाना आजाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, लाहौर की चट्टान मैगजीन का एक एडिटर था सोरिश काश्मीरी, उसने मौलाना आजाद का इंटरव्यू लिया जो नेट पर मौजूद भी है, आप लोग देख सकते हैं। उसने मौलाना से पूछा कि मौलाना पाकिस्तान के बारे में आपका क्या ख्याल। मौलाना ने जवाब दिया कि अगर पाकिस्तान का बनना इस बर्रे सगीर सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों के मसले का हल होता तो मैं पहला शख्स होता जो पाकिस्तान की हिमायत करता, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि इस वक्त जो मजहबी जुनून मुसलमानों के सर पर नाच रहा है, जब इसका नशा उतरेगा तो ये एक दूसरे का गला काटेंगे। ये वो दौर था जब मुस्लिम लीग ने नारे लगाए थे, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुसलमान है तो मुस्लिम लीग में आ, जो मुसलमान मुस्लिम लीग में नहीं वो मुसलमान नहीं, हिंदू चाहे मुसलमान चाहे के नारे आवाज़ें स्टेशनों पर लगती थी। लेकिन हमने देखा कि मजहबी नफरत की बुनियाद पर जो एक मुल्क बनाया गया था उसको टूटने में 25 साल नहीं लगे। और उस इंटरव्यू को अगर आप देखें मौलाना के, तो ऐसा लगता है कि मौलाना भविष्यवाणी करते जा रहे हैं कि इस पाकिस्तान के तो पता नहीं कितने टुकड़े होंगे। और देखा हमने कि 25 साल बाद बांग्लादेश के निर्माण ने ये बात साबित कर दी कि मुल्क मजहबी नफरतों की बुनियादों पर नहीं बनाए जाते, मुल्क मजहबी नफरतों की बुनियाद पर नहीं चल सकते। और मेरी राय में तो दुनिया में दो ही नाजायज मुल्क हैं, एक पाकिस्तान और एक इजराइल, जिनका ना इतिहास है ना भूगोल है, जो सिर्फ और सिर्फ नफरत की बुनियाद पर और राजनीतिक कारणों से बनाए गए थे। हमने देखा उसी बांग्लादेश में जो एक मजहब के नाम पर, एक किताब के नाम पर, एक कलमे के नाम पर बना था, पंजाब के मुसलमान आर्मी ने बांग्लादेश के मुसलमानों को इस बेरहमी से कत्ल किया कि हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट, जो पाकिस्तान की सरकार की एक रिपोर्ट है, वो कहती है कि 30 लाख लोगों को मारा गया। कितनी लाख महिलाओं के साथ बांग्लादेश में पंजाबी आर्मी ने, पाकिस्तान आर्मी ने, वेस्ट पाकिस्तान आर्मी ने रेप किए, कितने लाखों हजारों बच्चों को मारा गया, तबाह और बर्बाद किया गया। और नतीजा ये हुआ कि उन बांग्लादेशियों ने कह दिया कि हम इस पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बने रहना चाहते जो इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहलाता है या जिसमें निज़ाम मुस्तफ़ा चलाया जाए। मुझे ये कहते हुए मेरी ज़बान लरजती है कि आज हमारा मुल्क जिस रास्ते पर चल रहा है वो वही पाकिस्तान का रास्ता है। और आप यकीनन मेजॉरिटी के लिहाज से जब चीजें तय होती हैं तो उसमें आप इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बना लो। शायद मेरे मुंह में खाक 24 का इलेक्शन जीतने के बाद नरेंद्र मोदी साहब किसी दिन घोषणा भी कर दें कि ये मुल्क हिंदू राष्ट्र होगा, जिसकी उन्हें वैसे कोई जरूरत नहीं नजर आती, लेकिन शायद कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि जो जेन्युइनली सेक्युलरिज्म में यकीन रखने वाले लोग हैं उनकी तादाद बहुत कम हो गई। और क्यों कम हो गई है वो आप लोग सब जान। कश्मीर में जब धारा 370 का एबॉर्शन किया गया तो एक मक्खी नहीं मरी इस देश में, किसी ने विरोध नहीं किया। और खुद कांग्रेस पार्टी जो क्लेम करती थी कि साहब हमारी वजह से धारा 370 है, उसके एक दो नेताओं को छोड़ करके बाकी नेताओं ने उसका समर्थन किया, जिसमें डॉक्टर करण सिंह सबसे आगे थे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा के चुनाव में कहा कि इस मामले में हम नरेंद्र मोदी। अयोध्या मामले में जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, 25-30 साल तक तो हम यही सुनते रहे कि ये आंदोलन खराब है, ये क्रिमिनल्स लोगों का आंदोलन है, ये फलाने लोगों का आंदोलन है, ये धमाके लोगों का आंदोलन है और सेक्युलरिज्म के नाम पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। लेकिन जब फैसला आ गया तो हमारी लेफ्ट पार्टी से लेकर के ग्रेट सेक्युलर कांग्रेस पार्टी और सब लोगों ने मान लिया कि साहब अब तो ये अयोध्या पे सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी, अब हमें कुछ नहीं। उसी तरह से अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी लाने की बात हो रही है। पिछले साल उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए, उस वक्त जो सो कॉल्ड गोदी मीडिया है, सरकारी मीडिया है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो ऑल्टरनेटिव मीडिया पे हमारे सेक्युलर दोस्त थे वो सब ये कहते थे बीजेपी हार रही है और वहां अखिलेश यादव की सरकार। थोड़ा सा मैं भी घूम करके आया था उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मेरा ताल्लुक है। मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ जो अफीम खिला दी गई है वोटर्स को वो ये कि नरेंद्र मोदी चाहे जितना खराब आदमी हो, मुसलमानों को ठीक तरह से निपटा रहा है। इसलिए इस चुनाव में तो
मुसलमानों को सबक सिखाना है। और योगी जी जो कर रहे थे पिछले 5 साल, एक तरह से उस पर उत्तर प्रदेश की जनता ने मोहर लगा दी और नतीजा ये हुआ कि अब हौसले इस हद तक बढ़ गए हैं कि अब इंसाफ बुलडोजर से होता है, गोली से होता है, एनकाउंटर से होता है। और कह दिया जाता है, विधानसभा में खड़े होकर के चीफ मिनिस्टर कहता है कि हम सारे अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे। ये आप लोगों को तय करना है, यही निजाम चलेगा, इसी तरह से अपराधी मिट्टी में मिलाए जाएंगे। मेरी अपराधियों के साथ कोई सहानुभूति नहीं है, लेकिन क्या अपराधियों का सफाया इसी तरह से किया जाएगा जो उत्तर प्रदेश मॉडल है, जो गुजरात मॉडल है, या इसके लिए कुछ और भी किया जाए? न कोई अपील, न कोई वकील, न कोई दलील। शाह कमीशन की रिपोर्ट बताती है कि 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को, जिनमें से ज्यादातर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, उन्हें मीसा और DIR के तहत बंद कर दिया गया। सारे नागरिक अधिकार छीन लिए गए। सबको मालूम है, प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी गई। एक शब्द बिना सरकार की इजाजत के, मर्जी के छापा नहीं जा सकता था। कोई सड़क पर अपने आप को आजाद कहते हुए नारा लगा करके चल नहीं सकता था। वो सब सारी चीजें थी। और मैं उस वक्त बहुत ज्यादा, मेरी उम्र नहीं थी, बच्चा ही था, मगर एक चीज मुझे देख करके हैरत होती थी कि भाई हमने तो अपनी मुल्क की आजादी के 1857 से लेके 1947 तक बहुत सारे किस्से कहानियां ऐसे सुने थे कि भगत सिंह 21 बरस की उम्र में फांसी का फंदा चूम लिया उन्होंने, और हजारों लाखों लोग मारे गए उस हमारे नेशनल मूवमेंट ने, जिसकी बदौलत हमें आजादी मिली। लेकिन इमरजेंसी लगने के बाद तो इस पूरे मुल्क में एक ऐसी खामोशी थी, पिन ड्रॉप साइलेंस, के कोई एक आदमी सड़क पर विरोध करने के लिए आने को तैयार नहीं था। और मेरी याददाश्त में तो नहीं है कि कोई ऐसा विरोध हुआ हो। तब मुझे ऐसा लगता था कि भाई अभी तो इस मुल्क को और 100-200 साल गुलाम होना चाहिए। अगर ये देश इतना सड़गल गया है, इतना नपुंसक हो गया है, तो फिर इसके आजादी का क्या मतलब है कि जहां हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान में गांधी के बाद सबसे बड़ा डेमोक्रेट जवाहरलाल नेहरू, उसकी बेटी वो हिंदुस्तान की जमहूरियत का गला घोंट देती। खराब कहा, लेकिन बहरहाल वो एक दौर था, काला दौर था। काफी ज्यादतियां हुई, कुछ लोगों को मारा भी गया। स्नेहलता रेड्डी, हशमत वारसी और बहुत सारे लोग, 10-15 नाम ऐसे हैं कि जो गिनाए जा सकते हैं, जिनको जेल में हत्या की गई। जॉर्ज फर्नांडिस के भाई लॉरेंस फर्नांडिस की टांग तोड़ दी गई और महीनों वो प्लास्टर में पड़े रहे जेल में। मृणाल गौर एक सोशलिस्ट लीडर थी, उन्हें लूनेटिक्स के साथ जेल में बंद कर दिया गया। महारानी गायत्री देवी महारानी होने के बावजूद उनको भी जेल में रहना पड़ा आम कैदियों में। बहरहाल इस तरह की बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन उस इमरजेंसी के सबक क्या थे? उस इमरजेंसी के सबक ये थे कि जब मार्च 1977 में इंदिरा गांधी ने जिन भी कारणों से चुनाव कराए हों, इमरजेंसी खत्म हुई हो, उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। और जो कहा जाता था कि पटना से पटियाला तक, बल्कि और कलकत्ते तक, एक भी MP कांग्रेस पार्टी का जीत नहीं पाया। और खुद इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी को बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। और इस देश की जनता ने अपने वोट के जरिए से ये साबित किया कि उसकी आजादी पर, उसके नागरिक अधिकारों पर किसी तरह का हमला या उस पर तानाशाही थोपने की कोई भी कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाए। खैर, उसके बाद जो लोग इमरजेंसी के शहीद थे वो सत्ता में आए और 2.5 साल में ही उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो नहीं सरकार चला सकते। और इसलिए 79 में जब मिड टर्म इलेक्शन हुआ और लोकसभा के चुनाव हुए, इंदिरा गांधी ने सिर्फ एक ही नारा दिया, चुनिए उन्हें जो सरकार चला सके। और वो फिर वापस 350 सीटों के साथ, थंपिंग मेजोरिटी के साथ वापस आ गई। लेकिन हाँ, उनको शायद ये अंदाजा जरूर हो गया, और इसको 1-2 जगह भाषणों में उन्होंने कबूल भी किया कि इमरजेंसी लगाना गलत। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज के हालात उस इमरजेंसी के मुकाबले में बहुत ज्यादा खतरनाक। ये तो इस मुल्क की मेजॉरिटी को तय करना है कि वो आया इस मुल्क को किस तरह से, कि जिस तरफ ले जाया जा रहा है पिछले 9-10 वर्षों से, उस तरफ ले जाएगी। और उसी के हाथ का कठपुतली बन करके 2024 के इलेक्शन में उन्हीं लोगों को सत्ता सौंप देगी जिन्हें अभी तक सौंपी है पिछले 2 चुनावों में, या निजाम बदले। कि दिल्ली में हेट स्पीचेस होती है, यहाँ संघ का एक टेलीविजन और उसका जो चीफ है वो खुलेआम नफरत पैदा करता है, लोगों को मारने मरने की बातें करता है। तो दिल्ली पुलिस ने मेरे खिलाफ 47 पेज का हलफनामा दायर किया और कहा कि ये कुर्बान अली झूठ बोलता है, इसने अदालत का वक्त बर्बाद किया है। दिल्ली में तो कोई हेट स्पीच हुई नहीं, और अगर हुई होती तो हम उस पर मुकदमा कर। जब अगली तारीख में हमने वो सारे सबूत, दस्तावेजी सबूत, ऑडियो वीडियो रखे और सुप्रीम कोर्ट कन्विंस हुआ कि हाँ ये दिल्ली पुलिस ने झूठ बोला है, तो उनको एक फरार का रास्ता दे दिया गया। यू कम विद ए बेटर एफिडेविट प्रशांत जी, उनको ये कहा गया और ये बताया
बताया गया कि हालांकि वो कंटेम्प्ट का मामला था, दिल्ली पुलिस के खिलाफ तो कंटेम्प्ट होना चाहिए था, हलफनामे पे झूठ बोला था उन्होंने, लेकिन नहीं कोई कार्रवाई की गई क्योंकि उनके आका, उनकी पुष्टपनाही करने वाले लोग बैठे हुए। और उनमें से कई लोग जब सुप्रीम कोर्ट में ये हियरिंग चल रही थी तो उन्होंने आकर के बाहर प्रदर्शन किया सुप्रीम कोर्ट के सामने और कहा कि हम इस देश के संविधान को, हम इस देश के कानून व्यवस्था को, संसद को, विधायिका को नहीं मानते। कंटेम्प्ट का कोर्स मुकदमा उनके खिलाफ दायर तो हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, इसलिए खुली छूट। वो स्वामी डासने का जो खुलेआम अपने मंदिर के बाहर लिखता है यहाँ मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, और जो उस धर्म संसद में सबसे आगे था, उसको गिरफ्तार करने जब पुलिस गई तो उसने कहा कि 2 राज्यों के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री मेरे पैर छूते हैं, तुम पुलिस वाले तुम मारे जाओगे, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हो रही है कि तुम मुझे गिरफ्तार करने आए। उन्होंने बहुत हाथ जोड़ जाड़ के बताया कि साहब एक हल्के फुल्के केस में रात भर आपको थाने में रखेंगे, फिर सुबह छोड़ देंगे, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था तो फिर उन्हें वो मुकदमे, वो धाराएं भी लगानी पड़ी जो हेट स्पीच के तहत हो रही है। बहरहाल इस तफसील का बताने का मतलब ये मिसालें हैं कि आज हमारा देश किस तरफ जा रहा है। दिक्कत ये हो रही है कि इस हॉल में बैठे हुए जितने लोग हैं, और मैं समझता हूं कि उनमें से सभी लोग बहुत ही संजीदा लोग हैं, समझदार लोग हैं, सेक्युलर लोग हैं, डेमोक्रेसी में यकीन रखने वाले लोग हैं, सोशलिज्म में यकीन रखने वाले लोग हैं, लेकिन हुजूर वाला इस हॉल के बाहर भी जाने की अब जरूरत है अगर इस मुल्क को तबाही के रास्ते पर ले जाने से रोकना है।